22 अगस्त का जलसा कैंसिल हुआ है और इमरजेंसी मुलाकात होती है अज़म स्वाति, उमर अयूब, शकील फराज की, जिसमें सबसे नुमाया नाम अज़म स्वाति का आता है। उसका मुलाकात होता है इमरान खान से और उस मुलाकात के बाद इमरान खान की तरफ से आर्डर किया जाता है कि जलसा मनसूख करे, कोई इंतशार ना फैल जाए, कोई बड़ी नुकसान ना हो जाए और इस्लामाबाद में कोई ऐसे इश्तिआल का खदशा है। और इन मेंबरान की वजह से इमरान खान को बताए हुए खबरों में ये खबर सबसे अहम है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्द ग्रुप आए हुए हैं और किसी बड़े इश्तिआल और हादसे का डर है। इस वजह से जलसा कैंसिल किया जाता है और 8 सितंबर की तारीख दी जाती है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे की इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम 22 अगस्त का कैंसिल होने वाले जलसे के बारे में बात करेंगे और आइंदा जो 8 सितंबर में होने वाला जलसा है क्या ये होगा या नहीं। 22 अगस्त का जलसा जो कि कैंसिल हुआ है, इस जलसे के कैंसिल होने के नुकसान और फवायद और वजूहात क्या थे, मेन पीछे कौन सा मिशन था, कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इस जलसे को कैंसिल किया गया है और इसके नुकसान और फायदे क्या हुए और इसके फायदे और नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है। दोस्तों पहले स्टेज में तो वजूहात की बात करते हैं कि 22 अगस्त का जलसा किस वजह से, किसके कहने पर, वो कौन सा ऐसा मिशन चलाया जाता है, कौन सी ऐसी तहरीक चलाई जाती है जिसकी वजह से इस जलसे को कैंसिल किया जाता है। दोस्तों अज़म खान पीटीआई में, अज़म खान स्वाति पीटीआई में एक नामी ग्रामी और पीटीआई का एक मेंबर भी है और किसी टाइम में एमएनए, एमपीए और सेनेटर के सीट पे भी रहा है। वो 3 महीने से, पिछले 3-4 महीने से कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पा रही। अचानक 22 अगस्त की सुबह यानी 3-4 बजे ऐसा क्या हो जाता है कि अज़म खान स्वाति को मुलाकात के लिए बुलाया जाता है और वो भी ऑफिशियल टाइम से पहले। ये मुलाकात कौन करवाता है, कैसे करवाते हैं? अब दोस्तों स्टोरी को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जलसा 22 अगस्त की तारीख तय होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे की, और इस जलसे का मतलब ये था कि गवर्नमेंट को प्रेशर देना है कि अवाम किसके साथ है, अवाम 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले किसके साथ थी, और आज इसी 22 अगस्त में ये इस्लामाबाद के यानी पाकिस्तान के कैपिटल में दुनिया भर को मैसेज देना था कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इस वजह से जितने भी पीटीआई के मुखालिफ लोग थे, जिसमें पीडीएम आजकल का गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से वो भी थे, वो सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इस जलसे से बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होना था। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करती है, एनओसी कैंसिल करता है और बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए जाते हैं जिसमें पीटीआई की ऑफिशियल जो पेज है उसमें से कुछ नोटिफिकेशन जारी करती हैं कि 22 अगस्त का जलसा पीटीआई के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ये ने कैंसिल किया है, पोस्टपोन किया हुआ है और अगले डेट की वो तैयारी कर रहे हैं कि कौन से डेट को ये जलसा होगा। लेकिन पीटीएम और एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुखालिफ जितने भी होते हैं वो इसी चीजों में नाकाम नजर आते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर्स थे, वर्कर थे और खासकर छोटे कारकुन जितने भी थे, जो लोग इमरान खान के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो लोग कभी भी इस जलसे से पीछे हटने वाले नहीं थे। और उसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा जो कि किसी भी तारीख, किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था, जिसका नाम है शेर अफजल खान मरवत। और ये सबसे वो बड़ी चीज थी जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा परेशान थी और रात गए तक यानी 22 अगस्त की रात को लोग इस्लामाबाद का रुख होना शुरू हो गए थे और बहुत बड़ी मिकदार में लोग, बड़ी तादाद में लोग बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी के से लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पहुंचने की कोशिश कर रहे। अब चूंकि पीडीएम ने, मौजूदा हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ जितने भी जराए थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इस जलसे को पोस्टपोन किया जाए। एनओसी कैंसिल हो गया। वहां इस्लामाबाद का एसीडीसी पुलिस जलसा की यानी तरनाउल ग्राउंड की वो बार बार विजिट करते हैं और यही ला देते हैं कि इधर जलसा नहीं हो सकता। कुछ थ्रेट्स है, जितने भी गलतफहमियां को वो फैलाना चाहते हैं वो फैला दिए जाते हैं। लेकिन पीटीआई के कुछ मेंबर, जिसमें कुछ वकील भी है और कुछ मेंबर भी है, वो चले जाते हैं और पुलिस से और एसीडीसी जितने भी होते हैं उससे ये मांगते हैं कि आप लिख के हमें दे दे कि जलसा एनओसी आप लोगों ने कैंसिल किया हुआ है और यहाँ जलसा नहीं हो सकता, ताकि कोर्ट में फिर दिखा सके अगर हम आप लोगों के खिलाफ एक्शन ले, कोर्ट में आप लोगों के खिलाफ केस करें। लेकिन वो डरते हैं और वो लिख के ये चीज नहीं देते क्योंकि ये इलीगल होता है, ये जलसा कैंसिल करना और एनओसी कैंसिल। अब इस सारे प्रेशर और इन सारी कहानियों के बावजूद जब पीटीआई के मेंबर और सारे लोग बहुत जज्बात के साथ इस जलसे की तरफ रुख करते हैं और जलसा होने में तकरीबन कुछ 14-15 घंटे बच जाते हैं, जैसे रात के 2-3 बजे के टाइम में, अब जब सारे प्रोपेगेंडे फेल हो जाते हैं तो इनके साथ एक ही रास्ता बचा हुआ था। वो रास्ता था कि पीटीआई में जितने भी आर्मी के टट्टू है और उनके पाले हुए लोग हैं और उन्होंने मजबूर किए हुए हैं या उनके अपने हैं, उन्हीं लोगों के साथ राब्ता करना, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ क़ियादत और ओहदे देने के वादे किए गए हैं। इमरान खान की अदम मौजूदगी में इन लोगों को आगे लाना इसी एस्टेब्लिशमेंट का काम है। इसमें मैं आपको कुछ नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हक है बोलना। उसमें से शिबली फराज, उमर अयूब, अज़म स्वाति, हामिद खान, ये लोग जो है ये कंप्रोमाइज है। इनके होते हुए इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है क्योंकि ये लोग चाहते नहीं इमरान खान की रिहाई।
اور کمپنی کی طرف سے رات کے آخری پہر میں 3-4 بجے میں ان لوگوں سے کنٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور خاص کر اعظم سواتی کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے عمران خان سے ملاقات کریں۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ جس بندے سے ملاقات کے لیے ان کے وکیلوں کو اجازت نہیں ہے، ان کے وکیل قلم اور بال پوائنٹ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، آفیشیل ٹائم کے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں جا سکتے۔ اعظم سواتی کو آفیشیل ٹائم سے پہلے یعنی 6 بجے ملاقات کی اجازت کس نے دی اور کس نے کروایا، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آپ کی بھی عقل و فہم کام کرتا ہے۔ اب یہ لوگ، اس میں اعظم سواتی سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے 6 بجے، حالانکہ آفیشیل ٹائم 9 بجے ہے جیل کی ملاقات کی۔ یہ بندہ 6 بجے پہنچ جاتا ہے اور عمران خان سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ جب عمران خان سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے تو اسی ملاقات میں عمران خان سے اسلام آباد جلسے کے بارے میں، 22 اگست کے جلسے کے بارے میں اور ٹائم کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں بیان کی جاتی ہے اور اتنے نقصانات اس جلسے کے بیان کیے جاتے ہیں کہ عمران خان پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ انہی باتوں سے کنونس کیا جاتا ہے عمران خان کو اسلام آباد میں ایک بڑے اشتعال اور حادثے کا خطرہ ہے، بڑے تھریٹس ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں، سپریم کورٹ علماء کی شکل میں دہشت گرد آ رہے ہیں، اور یہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوگی اور آنسو گیس چلائے جائیں گے، بہت کچھ ہوگا جس کی وجہ سے پاکستانی عوام اور ہمارے کارکنان کو بہت نقصان پہنچنے کا حادثہ، بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ عمران خان جو اپنے ایک معمولی سے پاکستانی اپنے کارکن کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرتا، وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کو اتنے زیادہ نقصانات بتائے جاتے ہیں اس 22 اگست کے جلسے کے، تو وہ لازمی سوچے گا کہ اس سے جلسہ نہ ہونا بہتر ہے، کیونکہ میرے عوام مریں گے، میرے عوام کو تکلیف پہنچیں گی، میرے لوگ ادھر ذلیل ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ جلسہ نہ کیا جائے اور جلسے کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اور ادھر کمپنی کو اور پی ڈی ایم کو جی یقین بھی ہے کہ صرف عمران خان بھی ہے، کہ صرف یہ واحد بندہ ہے جو اپنے ملک اور اپنے عوام سے پیار کرتا ہے۔ اس جلسے کے لیے یہ سارے حالات پیدا کرنا اور یہ کنڈیشن پیدا کرنا یہ ان لوگوں کا کام تھا، اور ان لوگوں کو یقین بھی ہے کہ عمران خان اپنے عوام اور اس ملک اور اس دارالخلافے سے اور اس ملک کے عوام سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اسی اشتعال کے بارے میں بڑے بڑے حادثات کا سن کر وہ اس جلسے کو لازمی پوسٹ پون کرے گا۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ سارے سسٹم پر یہ اکیلا انسان باری ہے، اور اس انسان کا خوف ان لوگوں کے اعصاب میں بیٹھ چکا ہے، اور یہ لوگ اسی واحد انسان سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو عمران خان کے ساتھ اس باتوں پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو صرف پی ٹی وی مہیا کی گئی ہے جیل میں، جس پر عمران خان کا نام لینے کی پابندی ہے۔ جہاں پر پی ٹی آئی کے کسی بھی ایکٹیویٹی کو کوریج نہیں ملتا، وہاں پر عمران خان کو صرف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لطیفے سنائے جاتے ہیں، جو عمران خان اپنے پی ٹی آئی تو عمران خان اپنے ورکر ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں ملتا، اور ملاقاتیں بھی ہفتوں بعد ان سے اپنے ممبر سے ہوتی ہیں، تو جتنے بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں، نیوز ہوتے ہیں نئے، ان سے عمران خان بالکل بے خبر رہے۔ اور اس جلسے کی اعظم خان سواتی اتنی بیانک سچویشن بنا کے پیش کرتا ہے عمران خان کے سامنے کہ عمران خان پریشان ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے اس آرڈر دینے کے لیے کہ اس جلسے کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اور عمران خان کی حکم کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہ لوگ اشتعال میں نہ آ جائے، تاکہ لوگ ہم پہ نہ برس پڑے، کیونکہ یہ خود ڈر رہے تھے۔ شبلی پراز، عمر ایوب، اعظم سواتی، یہ بیرسٹر گوہر یہ جلسے کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، ان لوگوں کو خود ڈر تھا، علاوہ صرف ایک ہی بندہ واحد، وہ ہے شیر افضل مروت، اور وہ ان سارے سچویشن کے مخالف بھی ہو گئے کہ کیوں آپ لوگوں نے جلسہ کینسل کیا۔ اور اس کی بات ٹھیک بھی ہے کہ ان ساری ایکٹیویٹیز سے اب آپ کو خان کو نکالنا چاہیے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا آپ لوگوں کا انتظار کرے گا، جہاں پر آپ نے ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنا ہے اور ان کی رہائی کے لیے اپنی طرف سے کچھ کرنا ہے۔ جس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ جلسہ تھا، اور اس سے پی ڈی ایم اور کمپنی کو بڑی پریشر ملنی تھی، اور عمران خان کی طرف سے یہ نیوز آتا ہے، یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ اس جلسے کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے۔ میرے کارکنان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دے کہ عمران خان کے حکم کے مطابق اس جلسے کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے، کینسل کیا جاتا ہے۔ اس حکم کے بعد یہ تو پریس کانفرنس آ کے پتلی گلی سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن عوام میں کتنی مایوسی اور کتنا غم پھیلایا جاتا ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے اسی دن۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ آفیشیل ٹائم سے پہلے اعظم سواتی کی ملاقات کس نے اور کس کے کہنے پر کروائی اور کیسے کروائی، جہاں پر پی ٹی آئی کا ممبر یا پارلیمنٹرین یا وکیل کا جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور آفیشیل ٹائم سے پہلے تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ آفیشیل ٹائمنگ سے پہلے یہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں ادھر، کون پہنچاتا ہے اس کو، وہ نام مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ پر سے بہتر۔ اگر حقیقت جاننی ہے لازمی، تو جن لوگوں کا سورس ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں تک، ان سب کے موبائل ٹریس کروا دو، ان کی کال ریکارڈنگ پچھلے 1 مہینے کا چیک کرو کہ لوگ کن کے ساتھ، کن ہستیوں کے ساتھ یہ لوگ رابطے میں رہیں، جس میں شبلی پراز، عمر ایوب اور اعظم سواتی شامل ہے، اور حامد خان۔ دوستو ثبوت کے طور پر آپ یہ آفیشیل ٹائم سے پہلے جانا بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی کال بھی ٹریس ہوگی، اور ایک نہ ایک یہ بھی آڈیو بھی لیک ہو جائے گی،
वक्त और तारीख सब कुछ इंसान को दिखा देता है। अगर इस आर्गूमेंट में बात की जाए तो टॉपिक बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा और बहुत लंबी हो जाएगी टॉपिक। इस वजह से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और अभी करते हैं बात इस जलसे की पोस्टपोन होने की और कैंसिल होने की नुकसान पर। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं मिला जो देना था, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि अवाम में मायूसी पैदा हो गई। पता नहीं अवाम आइंदा निकल आएंगे या नहीं। इन लोगों की बातों पर या इन लोगों की दावत पर, जिसमें शिबली फराज, हामिद खान, उमर अयूब, आजम स्वाति, ये लोग शामिल हैं, इनके कहने पर कोई जलसागाह जाएगा या नहीं? लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी इनके कहने पर जलसागाह नहीं जाएगा। इवन इनकी तकरीर भी कोई सुनेगा या नहीं। और इसके बाद सबसे बड़ा नुकसान, आजकल पीटीआई का जितना लीडरशिप है उसमें से अब पीटीआई मेंबर्स और कारकुन की एतमाद उठ चुका, क्योंकि ये एतमाद बार बार तोड़ा गया इन लोगों की वजह से, और ये लोग अपने अवाम को मायूस कर चुके हैं। इन लोगों ने अभी तक इमरान खान की रिहाई के लिए कोई भी पॉजिटिव कदम नहीं उठाया है। इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम को वो आईना नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था। दोस्तों, ये तो हमने बयान किए नुकसान और वजूहात। अब फायदे की तरफ आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पीटीआई का जलसा कैंसिल हो चुका है, इतने बड़े अवाम में मायूसी पैदा हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका फायदा बयान करूं तो आप हैरान होंगे कि हाँ, ये हकीकत में ये फायदा हुआ है। दोस्तों, फायदा ये हुआ है कि इमरान खान के इर्द गिर्द कंप्रोमाइज और करप्ट लोगों की जो क्लाउड बनाई गई है, जो लोग गद्दारों में शामिल है, कंप्रोमाइज लोग हैं, इनके चेहरों का नजर आना और इन चेहरों से निकाब उतरना 22 अगस्त का जलसा कैंसिल होना बहुत जरूरी था। उसमें मैं कुछ नाम आपको बताता चलूं कि ये इर्द गिर्द, इमरान खान के इर्द गिर्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड है जो लोग कंप्रोमाइज है, जिसमें आजम स्वाति, शिबली फराज, उमर अयूब और हामिद खान है। इन लोगों पर पीटीआई मेंबर और कारकुनान का पहले से शक था कि ये लोग कंप्रोमाइज है, ये इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेंगे। और इस जलसे की कैंसिलेशन के साथ और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो ये लोग आगे 5-10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पतली गली से निकल चुके हैं, उसी चीज की वजह से ये लोग आवाम के सामने और भी रोजी रोशन की तरह क्लियर हो गए। अब दोस्तों, आप सबके सामने ये 4 ऐसे चेहरे नजर आ चुके हैं जो कि कंप्रोमाइज है, जिनका इमरान खान की आजादी और जेल में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अपने काम चल रहा है, ये पार्लियामेंटेरियन है, स्पीच करके चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। अगर इमरान खान नहीं रहा, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो इक़्तिदार इन लोगों के हाथ में आएगा, जिनका इन लोगों के साथ वादा किया गया है। और ये सारी चीजें कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आप सबको नजर आएगी। अब दोस्तों, इमरान खान को इस क्लाउड से निकलना है और निकालना है। इमरान खान इस क्लाउड से कैसे निकलेगा और ये क्लाउड कैसे खत्म होगा? इमरान खान इस क्लाउड से निकलेगा आप लोगों की आवाज से, आप लोगों की बोलने से, आप लोगों की लिखने से, कि जब तक अवाम इन लोगों के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाए, विलागर जितने पीटीआई सपोर्टर है वो विलाग बनाए, जिसको बोलना आता है वो बोल ले, जिसको लिखना आता है वो लिख ले, और जिसको वो इंफॉर्मेशन शेयर करना आता है वो शेयर करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में पीटीआई के वो मेंबर हो जो पाकिस्तान से मुहिब वतन है, इमरान खान से वफादार है, और इवन इमरान खान तक भी पहुंच जाए। इन लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाओ, आश्कार करो लोगों के सामने, ताकि इमरान खान को इन लोगों की हकीकत का पता चले कि ये लोग कौन है, ये किन के साथ ये किन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और मैं आपको दूसरा एक हकीकत बताऊं, जिस दिन 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही थी, शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद खान, इन लोगों को मालूम था, लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इमरान खान को। शिबली फराज तो उसी दिन भाग रहा था, उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। और इन लोगों की गद्दारी और कंप्रोमाइज होना इस बात से भी पता चल जाता है कि उस दिन शेर अफजल मरवत के साथ क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ। इन्होंने उस पर कोई रद्दमल क्यों नहीं दिया, पार्लियामेंट में कोई स्पीच नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उसके लिए क्यों? क्योंकि ये कंप्रोमाइज है। ये उस बंदे के लिए कभी नहीं बोलेंगे जो इमरान खान के साथ वफादार है, पाकिस्तान की अच्छाई चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार है। क्योंकि ये नहीं बोलेंगे शेर अफजल मरवत के लिए, क्योंकि ये शेर अफजल मरवत से जलते हैं। वो कंप्रोमाइज नहीं है, वो डरता नहीं है, वो बेखौफ है, वो इमरान खान के साथ वफादार है। उसको 1 साल में इतनी मकबूलियत मिली कि अवाम उसको अपने सर पर बिठाते हैं। ये इन सारी चीजों को देखकर जलते हैं। और पीटीआई पर टेक ओवर करना इन लोगों के लिए क्यों मुश्किल है? क्योंकि इन लोगों के रास्ते में शेर अफजल खान मरवत मौजूद है। एक तरफ एक इंसान अपनी पूरी एनर्जी लगाकर एक जलसे को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, और ये लोग 5 मिनट के लिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पतली गली से निकलकर उसके पूरे मेहनत पर पानी फेर देता है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चला जाए। लेकिन पाकिस्तानियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, ये आपकी जिम्मेदारी है शेर अफजल मरवत को उसका हक दिलाना, उसके लिए कैंपेन चलाना, उसके हक में खड़े होना। क्योंकि वो वक्त था जब पीटीआई का कोई नाम नहीं ले सकता था, और वही इंसान निकला है पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैरेटिव को हर घर तक पहुंचाया है।
ان لوگوں کو ایسے بھی لوگ تھے جو الیکشن میں انڈر گراؤنڈ تھے، ان کے حلقوں میں اس نے کمپین چلائی ہے، جلسے کیے ہیں، ان کے لیے ان کے ووٹر کو نئی زندگی بخشی تھی اس نے۔ آج اس کے ساتھ پارٹی میں یہ ہو رہا ہے، اندر پارلیمنٹیرین اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستانیوں آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون صحیح کون غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کون کمپرومائز اور کون عمران خان اور اس وطن سے وفادار، غلط اور کمپرومائز اور غداروں کے خلاف لکھنا شروع کر دے، ان کے خلاف بولنا شروع کر دے، تاکہ عمران خان کے ارد گرد جو کلاؤڈ بنی ہوئی ہے یہ کلاؤڈ ختم ہو جائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے بھی لوگ یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کی کمپین کے ساتھ ہوگا، کیونکہ عمران خان وہ واحد شخص ہے جو پاکستان میں سے موروثی سیاست کا خاتمہ چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ حق ہر پاکستانی کا ہے۔ 25 کروڑ عوام میں سے جو بھی بندہ سیاست میں آنا چاہتا ہے، اس میں قابلیت ہے، اس میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، اس بندے کو آگے آنا چاہیے اور اپنے وطن کے لیے لڑنا چاہیے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز، آئندہ الیکشن میں جتنے بھی آپ کو اسی دور پتہ چل رہا ہے کہ کون لوگ کمپرومائز ہے، کون لوگ بگوڑے تھے، کون لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگ رہے تھے، ان لوگوں کے خلاف آئندہ الیکشن میں اپنے حلقوں میں کمپین چلاؤ، اور ایسا کمپین چلاؤ کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ عمران خان تک اور عمران خان کے وفادار لوگوں تک وہ کمپین پہنچ جائے کہ آپ کے حلقے سے اس بندے کو ٹکٹ نہ ہی مل جائے۔ لیکن اگر کسی غلط فہمی میں اس کو ٹکٹ مل بھی جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے ایک نمائندہ آزاد طور پر وہاں پر سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرنے ہیں اور اس کو الیکشن کا حصہ دار بنانا ہے اور اس الیکشن میں اس کو کامیاب کرنا ہے، تاکہ عمران خان کو پتہ چلے کہ عوام کس کو چاہتے ہیں اور کس کو نہیں۔ انشاءاللہ دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور شہزاد حسین اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔